नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, आपको पता होगा कल कोई वीडियो नहीं आई है। इसका कारण था ये कि कल संडे था, इस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है मैंने। आज अपलोड होंगी करंट की लगभग 2-3 वीडियो। तो जो आज की वीडियो है उसमें किसी विशेष टॉपिक पर कुछ विशेष पॉइंट बताए जाएंगे। करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा उस पर कुछ विशेष पॉइंट बताए जाएंगे। तो भाई ये जो वीडियो है ये बहुत दमदार होने वाली है परीक्षा के इतिहास से। और मेरा कहना यही है, जो भी वीडियो को देख रहा हो वीडियो को पूरा देखे। भाई कुछ लोगों का कहना है कि भाई कमेंट का नीचे ऑप्शन नहीं खुलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी वीडियो देखी है, सभी में कमेंट का ऑप्शन खुल रहा है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें कमेंट का ऑप्शन ना खुल रहा हो, सभी में कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें भाई, लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और भाई सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कम से कम जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं सबसे कहना यह है प्रत्येक बंदा 5 सब्सक्राइबर जोड़े। प्रत्येक बंदा 5 सब्सक्राइबर जोड़ने की कोशिश करे ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप लोगों को वैसे ही फायदा होगा, क्योंकि यदि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम आपको लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे, और यदि सब्सक्राइबर कम रहेंगे तो हम लाइव नहीं दे सकते। तो शुरू करते हैं भाई। कोई भी मुद्दा है करंट अफेयर में उस पर बात होगी। मैं करंट का कोई एक पॉइंट उठाऊंगा, उसके बारे में लगभग 5-6 पॉइंट बताऊंगा। आपको सारे पॉइंट एक साथ नोट करने हैं। पहले वो लिखना है जो मेन मुद्दा है, और उसके बाद उसके नीचे सारे पॉइंट लिखने हैं, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका वो प्रश्न छूटे ना या फिर गलत ना हो। तो भाई सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है, जितनी भी करंट है वो 2020 की है। जनवरी 2020 से लेके जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो अगस्त 2020 के बीच के टॉपिक हैं। इसके बाद मैं आगे आऊँगा, दिसंबर तक के टॉपिक लाऊंगा, लेकिन मैं पहले अगस्त से पहली जो टॉपिक है मोटे मोटे उनको क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला जो है वो ये है, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से किया अलग। अब ये एक टॉपिक है, इस पे बताऊंगा क्यों अलग किया है, या फिर ये इस परियोजना पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है चाबहार परियोजना किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका सिंपल उत्तर हो जाएगा, चाबहार परियोजना जो है वो रेल से संबंधित है, या फिर ये एक रेल परियोजना है। जो चाबहार रेल परियोजना है इससे भारत को ईरान ने 14 जुलाई 2020 को अलग कर दिया है, या 14 जुलाई 2020 को अलग करने की घोषणा की है चाबहार रेल परियोजना से। किसने? ईरान ने। अब इस रेल परियोजना पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हस्ताक्षर किए थे। इस पे जो हस्ताक्षर किए थे नरेंद्र मोदी ने वो 2016 में किए थे। चाबहार रेल परियोजना पर हस्ताक्षर जो किए थे वो 2016 में किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब भारत को ईरान ने इसमें अलग क्यों किया है? मतलब ईरान का कहना यह है कि अब चाबहार रेल परियोजना को भारत को अलग कर दिया है, और वो कह रहा है कि मैं इस परियोजना को स्वयं ही पूरा करूंगा। भारत और ईरान की मिलकर हिस्सेदारी थी इस परियोजना को पूरा करने में। 2016 में नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना पर ईरान के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ईरान ने 14 जुलाई 2020 को भारत को अलग करने की घोषणा कर दी। और ईरान ने इसका कारण ये बताया कि भारत जो है फंडिंग में देरी कर रहा है। भारत फंडिंग में देरी कर रहा है। फंडिंग में देरी का कारण बताते हुए इस परियोजना से ईरान ने भारत को अलग कर दिया है।
और भारत की एक रेल कंपनी जिसका नाम है भारत की रेल कंपनी, भारत की जो रेल कंपनी इरकॉन, भारत की रेल कंपनी इरकॉन अब तक इस परियोजना पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया। अलग होने का कारण बताया कि भारत फंडिंग में देरी कर रहा था, इस वजह से भारत को मैंने अलग किया है, ये ईरान का कहना है। तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि चबाहार परियोजना किससे जुड़ी है? रेल परियोजना। किसने अलग किया है? ईरान ने अलग किया है भारत को। किसने अलग किया? ईरान ने। 2016 में प्रधानमंत्री ने इस योजना पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म। जो जरूरी है और भी है इसके बारे में, कहां से कहां तक जाती है परियोजना, ये जरूरी नहीं है। जो जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा वो बताना सही है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने या ऑस्ट्रेलिया में 5000 ऊंटों को, ऑस्ट्रेलिया में 5000 ऊंटों को मौत के घाट उतारा गया। 5000 ऊंटों को मौत के घाट उतारा गया। ऑस्ट्रेलिया में 5000 ऊंटों को मौत के घाट उतारा गया। अब इसका कारण क्या है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 5000 ऊंटों को मारा गया। ये आपने सुना होगा भाई, चर्चा में रहा था। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की जो घटना है वो चर्चा में रही थी। लगभग ये जो घटना रही थी ये जनवरी के आसपास की घटना है कि ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों को मारा गया था। अब ऊंटों को क्यों मारा गया था? तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें वर्षा बहुत कम होती है। मैंने, जिन लोगों ने कभी मुझसे पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑफलाइन, मैंने जब पढ़ाया था तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में उत्तर से दक्षिण की तरफ एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है वो ऑस्ट्रेलिया में जो समुद्र से हवाएं आती हैं वर्षा के साथ, नमी भरी हवाएं, वो उनको रोक लेती है और वर्षा नहीं होने देती है। इस वजह से जो पश्चिम वाला ऑस्ट्रेलिया है, इधर से ऐसे हवा आती है, जो मान लो ऐसे यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है, इधर से जो हवा आती है ऑस्ट्रेलिया में उनको रोककर यहाँ वर्षा कराती है, पूरा क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो सूखा रहने की वजह से इस वाले क्षेत्र में रेगिस्तान है, और आपको पता है ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जो काफी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है, परंतु उसे पानी की तो फिर भी जरूरत है। लंबे समय तक जरूर रह सकता है लेकिन उसे पानी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ऊंट है। तो हुआ ये कि तो जो ये वाला ऑस्ट्रेलिया का वाला भाग है, इसका जो दक्षिणी भाग है, इस पूरे भाग में पानी की कमी हो गई और ऊंट प्यास से व्याकुल हो गए। प्यास से व्याकुल होने की वजह से वो आवासीय क्षेत्रों में जाने लगे। मतलब जहां मकान थे, जहां पे लोगों का आवास निवास था, वह प्यास या पानी की खोज में आवास निवास के क्षेत्र में पहुंच गए। वो मतलब गाँव में पहुंच गए। गांव भारत में है, हो सका ऑस्ट्रेलिया में ना हो। तो जो आवास क्षेत्र है वो वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने, जो लोगों ने अपना पानी रख रखा था मतलब अपने यूज के लिए, उसको वो झूठा करने लगे थे। उनका रोजाना का काम हो गया कि ऊंट आवासीय क्षेत्र में आते और जो लोगों का पानी था उसे गंदा कर देते, उसमें संक्रमण फैलाते थे, जिसके कारण वहां की जनता बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। और जब ये बात ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने देखी तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लगभग 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश दिया। लगभग 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश दिया था ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। और जो ऊंटों को मारने के लिए अभियान चलाया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के एपीवाई क्षेत्र में चलाया गया था। एपीवाई क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के एपीवाई क्षेत्र में लगभग ये अभियान चलाया गया ऊंटों को मारने का। 10,000 ऊंटों को मारने का चलाया गया, जिनमें से लगभग 5,000 ऊंटों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 5,000 ऊंट मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों मारे थे? क्योंकि वो आवास में जहाँ पे लोग रह रहे थे, निवास कर रहे थे, वहां पर जाके उनको जल को लोग पीने के लिए रखते थे, उसको वो झूठा कर देते, संक्रमण फैलाते थे, ठीक है। इस वजह से 5,000 ऊंटों को ऑस्ट्रेलिया ने मरवा दिया था ताकि उनसे बीमारी ना फैले संक्रमण की वजह से। तो ये एपीवाई क्षेत्र में अभियान चलाया गया था। इस क्षेत्र में लगभग
मकान थे लोगों के रहने के लिए, यहाँ पर ऊँट आया जाया करते थे। 2300 मकान थे और इस क्षेत्र में जो अभियान चलाया था 10,000 ऊँटों को मारने के लिए, उनमें से 5,000 ऊँट बच गए थे और 5,000 को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सवाल आ सकता है, हाल ही में क्या चर्चा में रहा 5,000 ऊँटों को किस देश ने मौत के घाट उतारा था? तो ऑस्ट्रेलिया ने उतारा था। ये मैंने बता दिया। कारण क्या था कि वो जल को झूठा करने लगे थे, आवासीय क्षेत्रों में आ जाते थे, संक्रमण फैलाते थे पानी में। लोग अपने यूज के लिए पानी को भर के रखते थे और वो उसको झूठा करके चले जाते थे। इस वजह से वहाँ की जनता परेशान हो गई और इस पर एक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उठाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 5,000 ऊँटों को मौत के घाट उतरा दिया। इसके बाद रूस के नए प्रधानमंत्री रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री होंगे मिखाइल मिशुस्तिन। अब इनके बारे में भी एक विशेष चर्चा रही है, विशेष पॉइंट रहा है। अब इन्होंने क्या हुआ, इससे पहले जो रूस के प्रधानमंत्री थे ये नए नियुक्त हुए हैं। मिखाइल मिशुस्तिन नए बने हैं। इससे पहले जो रूस के प्रधानमंत्री थे, जो रूस के पूर्व प्रधानमंत्री थे रूस के, उनका नाम था देमित्री मेदवेदेव। और ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है कि रूस के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र का कारण भी बताऊंगा क्यों त्यागपत्र दिया। ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री बने हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं देमित्री मेदवेदेव। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र का कारण क्या था? त्यागपत्र का कारण ये था कि जो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं पुतिन ने कुछ संवैधानिक सुधार किए अपने पद को या राष्ट्रपति के पद को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि सशक्त बनाने के लिए रूस में कुछ संवैधानिक सुधार किए। उन संवैधानिक सुधार में यह था कि जो रूस की संसद है वो संसद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगी और जो ऊंचे अधिकारी हैं प्रधानमंत्री से नीचे, जो ऊंचे प्रधानमंत्री से नीचे पदाधिकारी हैं उनको नियुक्त करेगी। प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगी संसद और ऊंचे पदाधिकारियों को नियुक्त करेगी जो उच्च पदाधिकारी हैं। तो ये शक्ति संसद को दे दी गई नए संवैधानिक सुधार के तहत और राष्ट्रपति को इन्हें कभी भी इनके पद से हटाने का अधिकार दे दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ये संवैधानिक सुधार कर दिया पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इस संवैधानिक सुधार से जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव, ये इससे असंतुष्ट थे। मतलब ये इनका कहना यह था कि मैं इस जो आपने संवैधानिक सुधार करा है कि आप हमें कभी भी हटा सकते हैं और हमारी नियुक्ति संसद करेगी, मैं इससे असंतुष्ट हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। इसीलिए इन्होंने इस बात से असंतुष्ट होकर अपना पद छोड़ दिया। जब इन्होंने पद छोड़ दिया तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नए राष्ट्रपति का चुनाव किया और जो वर्तमान राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जो कि वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ये रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। पुराने प्रधानमंत्री ऊपर लिखा है, दोनों आपको लिख लेने हैं, ठीक है। इनके जब ये बनाए तो रूस की जो संसद है, रूस के संसद का निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, जो रूस की संसद का निम्न सदन है उसे कहते हैं स्टेट ड्यूमा कहते हैं रूस के निम्न सदन को,
स्टेट ड्यूमा। तो जो रूस का निम्न सदन है स्टेट ड्यूमा, उसके कुल 424 सदस्यों में से 383 सदस्यों ने 424 में से 383 सदस्यों ने इनका समर्थन किया या इनके पक्ष में मतदान किया था मिखाइल मिशुस्तिन के ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो भाई पुतिन ने इनको नियुक्त कर दिया। अब मैंने बता दिया त्याग पद क्यों दिया था, पुतिन ने कुछ सुधार करे, उनसे ये असंतुष्ट हो गए जो पुराने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, मुझे इस पद पे नहीं रहना है। ठीक है, अब इससे आगे मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना। मालदीव फिर से राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बन गया है कॉमनवेल्थ का। ठीक है, अब यहां से सवाल आता है निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल देशों में कौन सा देश पुनः शामिल हुआ है। राष्ट्रमंडल देशों में कौन सा देश पुनः शामिल हुआ है? तो भाई राष्ट्रमंडल देशों में जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है मालदीव। ये कौन सा क्रम का देश बना है? ये राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाला 54वां देश है। और राष्ट्रमंडल देशों में जो देशों की संख्या है राष्ट्रमंडल में वो कितने हैं? वो 54 देश है। 54वां देश कौन सा है? मालदीव है। ये इससे पहले भी राष्ट्रमंडल देशों में था मालदीव, लेकिन हुआ क्या, किसी विरोध के चलते हुए 2012 में राष्ट्रमंडल ने इसे मालदीव को बाहर निकलने की चेतावनी दे दी, 2012 में। ठीक है, जिसके बाद 2016 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति, रूस के जो उस समय राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल्ला यामीन, रूस के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन ने अपने आप को अलग कर दिया। 2016 में अलग कर दिया, किससे? मालदीव से। मालदीव 2016 में अलग हो गया, 12 में इसे चेतावनी दी गई अलग होने की राष्ट्रमंडल से। जिसके बाद अब 2018 में रूस में हुए चुनाव, और रूस में चुनाव होने के बाद रूस के जो राष्ट्रपति बने वो उनका नाम था इब्राहिम। रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका, रूस कह रहा हूं मैं, मालदीव के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल होने की घोषणा कर दी कि भाई हम फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे। ये फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल होने की इन्होंने घोषणा कर दी। अब मालदीव फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है और मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश बना है। 2016 में अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, उस समय उन्होंने अपने आप को राष्ट्रमंडल से बिल्कुल अलग कर दिया। 2012 में चेतावनी दी गई, 2018 में चुनाव हुए राष्ट्रपति के जिनमें इब्राहिम मोहम्मद सोलेह राष्ट्रपति बने मालदीव के, और इन्होंने फिर से मालदीव मानने की घोषणा कर दी। जिसके बाद मालदीव को फिर से जनवरी में शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2020 में मालदीव को शामिल कर लिया गया है। मालदीव 54वां देश बन गया है राष्ट्रमंडल का। राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या हो गई भाई 54। इसके बाद यूएनएससी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी है संयुक्त राष्ट्र की, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं उनमें सबसे शक्तिशाली अंग जो है, जिसको यूएनएससी का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका अर्थ है यूएनएससी का। और यूएनएससी जो है यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में सबसे शक्तिशाली अंग है। ठीक है, तो जो यूएनएससी है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं भाई। इन 15 में से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं
और जबकि इसमें से 5 सदस्य इसके जो है वो स्थायी होते हैं। 5 सदस्य इसमें स्थायी होते हैं, 10 स्थायी होते हैं। स्थायी अब की बार पुलिस में पूछा गया है भाई, जेल पुलिस के पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो मैं आपको बता दूं स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसके। एक चीन है, एक रूस है, एक यूएसए है यानी कि अमेरिका है, और एक फ्रांस है, और एक यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 इसके स्थायी सदस्य देश हैं और इन 5 देशों को वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है। वीटो शक्ति के बारे में भी पढ़ाऊंगा। यानी कि वीटो शक्ति का अर्थ ये होता है कि यदि किसी बात पर बहस चल रही है या कोई प्रस्ताव है, तो यदि इनमें से एक भी देश मना कर दे, मान लो चीन मना कर दे, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। इसे ही वीटो शक्ति कहते हैं। कोई भी कार्य होगा इन 5 देशों की सहमति से होगा। अकेला एक भी देश ने मना कर दिया तो इसे वीटो शक्ति कहते हैं कि मैं इससे असंतुष्ट हूं। तो वीटो शक्ति का अब तक सबसे अधिक बार प्रयोग जो करा है ना, वो चीन ने करा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और ये 10 सदस्य जो हैं ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, भारत भी चुना गया है जिसका कार्यकाल अब शुरू होने वाला है 1 जनवरी से। भारत भी चुना गया है इसमें 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल होगा 2 वर्ष के लिए। भारत इसका सदस्य रहेगा, अस्थायी सदस्य। तो इसमें अब 5 नए सदस्यों का कार्यकाल शुरू हुआ है। जो पीछे वाली जनवरी गई है उसमें भारत का तो 1 जनवरी 2021 से होगा, लेकिन इसमें 5 नए सदस्य शामिल किए गए थे। मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 5 सदस्य कौन कौन से हैं जो अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अस्थायी सदस्य देश कौन कौन शामिल हुए हैं वह आपको लिखने हैं। ऐसे लिखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 अस्थायी सदस्य देश, उनके नाम लिखने हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? नंबर 1 वियतनाम, नंबर 1 वियतनाम, नंबर 1 वियतनाम, नंबर 2 नाइजर, नंबर 2 नाइजर, नंबर 3 ट्यूनीशिया, नंबर 4 सेंट विसेंट, और नंबर 5 यहां पे लिखे देते हैं नीचे, जिसका नाम है एस्टोनिया। ये 5 सदस्य जो शामिल हुए थे, ये 3 जनवरी 2020 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। भाई 2 साल के लिए इनका कार्यकाल चलेगा। ये 5 अस्थायी सदस्य बने थे नए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। भारत का मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया कि भारत 2 वर्ष के लिए इसमें शामिल हुआ है। 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू होगा, और भारत इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो अगस्त 2021 में करेगा। यह भी मैंने बताया है। प्रत्येक 15 सदस्यों को, प्रत्येक में जो 15 सदस्य हैं, प्रत्येक को 1-1 महीना के लिए इसकी अध्यक्षता दी जाती है। अब भारत को जो अध्यक्षता दी जाएगी अगस्त 2021 में दी जाएगी। इसमें शामिल हो चुका है भारत। 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल होगा, 2 साल के लिए इसमें शामिल रहेगा अस्थायी सदस्य के रूप में। ये हो गया भाई इसका टॉपिक। इससे आगे भारत और भूटान के बीच, भारत और भूटान के बीच 5वीं पनबिजली परियोजना। भारत भूटान के बीच 5वीं पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर लिख सकते हैं आप इसको। भारत भूटान के बीच एक पनबिजली परियोजना या 5वीं पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या इसको मंजूरी मिली है। इस परियोजना का जो नाम है वो नाम है खोलो गंछू। खोलो गंछू इस परियोजना का नाम है। ये भारत और भूटान के बीच है पनबिजली परियोजना है। ये पूछा जा सकता है खोलो गंछू परियोजना किन 2 देशों के बीच लागू हुई है, या किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं खोलो गंछू परियोजना पर। खोलो गंछू परियोजना पर भारत और भूटान ने हस्ताक्षर किए हैं। यह
पूर्वी भूटान, यह पूर्वी भूटान में खोलोगंछू नदी पर बनाई जाएगी। यह परियोजना किस पर बनाई जाएगी? पूर्वी भूटान में खोलोगंछू नदी पर बनाई जाएगी यह परियोजना। और इस परियोजना को लगभग 2025 तक पूरा करने का वादा किया गया है या फिर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए थे। एस जयशंकर ने 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बात और, यह परियोजना 600 मेगावाट की बिजली देगी। यह 600 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है, यह 600 मेगावाट की परियोजना है। और एस जयशंकर ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 2025 तक खोलोगंछू परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। भूटान में खोलोगंछू नदी पर यह परियोजना बनाई जाएगी। भारत भूटान के बीच 5वीं पनबिजली परियोजना है। आरआईसी की बैठक में, आगे वाला टॉपिक है आरआईसी की बैठक में रूस ने किया यूएनएससी की, ये पीछे वाली बात आ रही है थोड़ी थोड़ी इसमें, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन, स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है रूस ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए। अब सवाल बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र, यूएनएससी का अर्थ वही है जो भी मैंने पीछे बताया, यूएनएससी का अर्थ वही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए किस देश ने समर्थन किया है? तो भाई वो किया है रूस ने। किसने किया है? स्थायी सदस्यता के लिए किया है। मैंने बताया ना, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 5 जो है स्थायी होते हैं। 5 स्थायी के नाम अभी मैंने बताए हैं, कुल 15 इसमें सदस्य होते हैं। कुल इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 इनके भी मैंने नाम बताए हैं, फिर से बता देता हूं। फ्रांस है, इसमें चीन है और रूस है, यूएसए है और यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 सदस्य देश हैं। अब रूस ने क्या कहा है? इसमें रूस ने कहा है कि भाई भारत भी इसमें शामिल होना चाहिए। भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए रूस ने समर्थन किया है इस बात का। अब आरआईसी की बैठक क्या है? आरआईसी की बैठक के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। आर का अर्थ होता है रूस यानी कि रूस, और आई का अर्थ होता है इंडिया यानी कि भारत, और सी का अर्थ होता है भाई चाइना, चीन। इन तीनों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। और इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री थे जिनका नाम था भाई, रूस के विदेश मंत्री का नाम था सरगे। रूस के विदेश मंत्री ने जिनका नाम था सरगे लाव। तो भाई रूस के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सरगे लावरोव ने इसकी यूएनएससी की यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत का भारी समर्थन किया है कि भारत इसका स्थायी सदस्य बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन इससे पहले ही लगभग 18 जून 2020 को भारत अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। अस्थायी सदस्य बन चुका था भारत इसका, इनके समर्थन करने से पहले। ये जो बैठक हुई थी, ये क्यों हुई थी?
ये 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र है ना, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, 26 अक्टूबर 1945। तो इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये बैठक हुई थी RIC की। 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए RIC की बैठक हुई।